प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सामान्य ज्ञान से संबंधित आज के प्रैक्टिस सेट में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही साथ व्याख्या के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि उससे संबंधित, उस प्रश्न से संबंधित अन्य एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को भी कवर कर लिया जाए। तो एक ही प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लास्ट मोमेंट में, जब भी आपका एग्जाम होता है उसके लास्ट मोमेंट में एक कंप्लीट प्रिपरेशन का एक माध्यम हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई के साथ में अगर आप प्रैक्टिस सेट की मदद लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप जीके बैच की तैयारी सार्थक क्लासेस के माध्यम से, पेड बैच के माध्यम से करना चाहते हैं, आप हार्ड कॉपी नोट्स चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अन्य प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ की सारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आप हमें सेम नंबर पर अगर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो आपको लिंक मिल जाएंगे, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और फ्री में अपनी तैयारी कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। शिवालिक श्रेणी की पश्चिमी सीमा कौन सी है, क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन है पीर पंजाल, कोसी नदी, पोटवार बेसिन या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, पोटवार बेसिन। पोटवार बेसिन शिवालिक की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणी को उप हिमालय एवं बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यह श्रेणी पश्चिम में पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैली हुई है। उत्तर भारत में पहाड़ियाँ गंगा नदी से लेकर व्यास नदी तक लगभग 200 मील की लंबाई में फैली हुई हैं और इनकी सर्वोच्च ऊंचाई की अगर बात करें तो लगभग 3500 फीट है। तो कुछ अन्य फैक्ट्स थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जब तक क्वेश्चन पूछ के मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आपको एक आइडिया लगा लेना कि कौन सा आंसर सही हो सकता है आपके अनुसार। उसके बाद मैं आंसर तो बताता हूँ, मुझे बताना ही है, तो उससे आप टैली कर सकते हो। तो इससे आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी, इसीलिए इसका नाम प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है। हिमालय के किस भाग का पूर्व पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है उसकी लंबाई जो सबसे अधिक है। ठीक है। कुमायूं हिमालय या नेपाल हिमालय, असम हिमालय या पंजाब हिमालय, ये चार ऑप्शन है। तो हिमालय के किस भाग का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, नेपाल हिमालय। व्याख्या में कुछ अन्य फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, हिमालय पर्वत जो है 5 देशों की सीमाओं को टच करता है, या 5 देशों की सीमाओं तक फैला हुआ है, या 5 देशों में फैला हुआ है, और ये है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन। ये 5 वो देश हैं जहाँ पर हिमालय की सीमाओं का विस्तार है। ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग हम देख लें, यहाँ पर देख लेते हैं अलग अलग कुछ पार्ट नाम दिए हैं हिमालय के। तो इसमें सबसे पहले हम नेपाल हिमालय के विषय में देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स हैं। नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर के और तीस्ता नदी, जो नेपाल हिमालय, इसका विस्तार कहाँ से, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। और ये लंबाई जो सर्वाधिक लंबाई है, जैसा कि हम लोगों ने ऑप्शन में बात किया था कि नेपाल हिमालय की जो लंबाई वो सबसे अधिक है, नेपाल हिमालय का जो पार्ट है वो सबसे अधिक विस्तृत है। जी, तो प्रश्न था हम लोगों का, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में जो है पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन हैं जो भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। कभी कभी ये दूरी सामान्यता की बात की जा रही है। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन, ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो में यह वन पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक सिनेरियो है भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो अर्ध सदाबहार वन है उनसे संबंधित। तो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढाल है वहाँ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये 3 वो स्थान हैं जहाँ पर
इस तरह के वन भारत में पाए जाते हैं। अब इसके विषय में देखिए थोड़ा सा, जब हम वन की बात करें तो पर्यावरण पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो जंगल या वन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में बढ़ती समवर्ती सूची से सूचीबद्ध है। ठीक, यानी जो वनों का जिक्र किया गया है वो समवर्ती सूची में आते हैं भारत के संविधान के अंतर्गत। ठीक है, और अनुच्छेद 51 का के सब पॉइंट 6 यानी आर्टिकल नंबर 51A(G) के अंतर्गत देखिए क्या वर्णन है, वनों संबंधी कुछ जानकारी दी गई है कि वन और वन जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना जो है प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। तो हम लोगों को भी देखिए इसका ध्यान रखना चाहिए कि आसपास के हमारे जो पुराने वृक्ष हैं, ठीक है, उनको नुकसान न पहुंचाया जाए, और अगर कोई पहुंचा रहा हो तो उन्हें भी समझाया जाए कि ये हम ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अनुच्छेद 48 का यानी 48A राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। यानी यहाँ देखिए जो अनुच्छेद 48A है 48 का, ये जहाँ राज्यों को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता है पर्यावरण और वनों को लेकर, वही अनुच्छेद 51A(G) यानी का 6 आम नागरिकों को उसके उत्तरदायित्व को याद दिलाता है वन और पर्यावरण के संदर्भ में। और इसके अतिरिक्त 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन तथा वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची के समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा ढालू पहाड़ी किस फसल के उगाने के लिए आदर्श होगा? यानी निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी फसल है जिसके लिए एवरेज 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा और साथ ही साथ ढालू पहाड़ियों की ज़रूरत हो? तो ऑप्शन देख लें, चाय, कपास, मक्का या जूट। क्वेश्चन आपका है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और ढालू पहाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चाय। ठीक है, चाय के लिए देखिए जब अभी हम व्याख्या में चलेंगे तो यहाँ काफ़ी अच्छे फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं। चाय उत्पादन है जो आवश्यक दशाएं, इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तापमान क्या होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए। और मिट्टी ऐसी मिट्टी हो जो कि पहाड़ी मिट्टी हो और साथ ही साथ इसमें चूने और लोहे की अधिकता हो। और इसकी खास बात है चाय के लिए कि इसे भारी वर्षा तो चाहिए लेकिन जल भराव नहीं चाहिए। जैसे कि धान की खेती में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि वर्षा भी पर्याप्त चाहिए क्योंकि उसमें जितनी अच्छी वर्षा हो जाए धान की खेती के लिए तो अच्छा रहता है, लेकिन धान की खेती में पानी का ठहराव चाहिए। ठीक, चाय की खेती में क्या, पानी तो आपको चाहिए, वर्षा मतलब काफ़ी पर्याप्त मात्रा में चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। और ये कहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा, ढलानों पे ही पॉसिबल हो पाएगा। ये इसीलिए जो चाय है इसकी खेती हम लोगों ने देखा कि पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जैसे असम वगैरह है, दार्जिलिंग वगैरह है, जो लोग गए हों। हालांकि मुझे तो अभी कभी जाने को नहीं मिला है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि कभी घूमने का मौका मिल जाए। हालांकि मैं पश्चिम बंगाल तक गया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चाय हो गया। अब जब चाय की हम बात करते हैं तो कॉफ़ी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है एक बार प्रश्न, मान लीजिए कभी पेपर सेटर अगर वो पेपर बना रहा है, उसने चाय का क्वेश्चन इस बार देखा तो कोशिश करेगा कि चलिए इस बार कॉफ़ी पूछ ली जाए, तो कॉफ़ी पे नज़र डाल लेते हैं। तो कॉफ़ी जो है एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, परंतु इसे अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी उगाया जाता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु के पीछे लिए हम लोग पीछे अभी हमने बात कर रखी है, क्वेश्चन था। इस पौधे को बढ़ने और अच्छी उपज देने के लिए गर्मी, नरमी और प्रचुर वर्षा की भी आवश्यकता होती है। कॉफ़ी को 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान की आवश्यकता होती है। भारत में अगर हम बात कर लें कॉफ़ी उत्पादन की, तो देखिए मुख्य रूप से जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनका जो पहाड़ी क्षेत्र है, देखिए जो दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र है वो चाय भी वहाँ उगाई जाती है और वहाँ पर कॉफ़ी का भी उत्पादन किया जाता है। तो दक्षिण भारतीय राज्यों के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर मुख्य रूप से भारत में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ करीब अगर बात करें लगभग 8200 टन कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और इसमें भी 3 राज्य अग्रणी हैं। सबसे पहला राज्य भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो किया जाता है वो कर्नाटक राज्य में किया जाता है, जो ये 8200 टन कॉफ़ी का लगभग 53% अकेले प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पर केरल आता है जो कि 8200 टन कॉफ़ी का उत्पादन जो हो रहा है दक्षिण क्षेत्र में, वहाँ का केरल जो है 28% उत्पादन करता है। और इसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, और तमिलनाडु इसमें से 11% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। तो भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य की अगर हम बात कर लें तो ये राज्य कौन है, कर्नाटक। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहले कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर आपका केरल है और तीसरे पर तमिलनाडु है। ये कॉफ़ी उत्पादक राज्य हैं भारत के। ठीक है,
अच्छा, एक और है कि भारतीय कॉफ़ी दुनिया भर की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली कॉफ़ी मानी जाती है। इसका क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण यह है कि चूंकि भारत में जो कॉफ़ी उत्पादन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर छाया पड़ती रहती है कि कॉफ़ी के उत्पादन में छाया का जो है काफ़ी इसकी जो क्वालिटी होती है ना कॉफ़ी की, जितनी अच्छी छाया रहेगी कॉफ़ी की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। और भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन जिस कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है उसको पर्याप्त रूप से छाया प्रदान की जाती है, जबकि विश्व के अन्य स्थानों पर जहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन हो रहा है वहाँ छाया की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यही कारण कि भारत की जो कॉफ़ी है अन्य देशों की कॉफ़ी की गुणवत्ता में कहीं अधिक गुणवत्ता परक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में संघी शब्द कहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए उद्देशिका में प्रयुक्त किया गया है संघी शब्द, संघी मतलब फेडरल। संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त हुआ है, प्रयोग में लाया गया है, या अनुच्छेद 368 में इसका प्रयोग हुआ है, या कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन है आपके पास। भारतीय संविधान में संघी शब्द का उपयोग कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, कहीं भी प्रयोग इसका नहीं किया गया है। देख लीजिए व्याख्या में, भारत के संविधान में कहीं भी संघी यानी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा, न कि फेडरल, ठीक है, यूनियन होगा। यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है किंतु प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के समय में मूर्तिकला की कौन सी शैली का विकास हुआ है, यानी कनिष्क के समय में निम्नलिखित में किस प्रकार की मूर्तिकला का विकास हुआ है? ऑप्शन आपके, मूर्तिकला की पाल शैली, मूर्तिकला की मथुरा शैली, मूर्तिकला की गांधार शैली, या डी मूर्तिकला की अमरावती शैली। क्वेश्चन फिर से, कनिष्क के समय में मूर्तिकला की कौन सी शैली का विकास हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है मूर्तिकला की गांधार शैली। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। व्याख्या के अंतर्गत देखिए, कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास बड़ी तेजी से हुआ है। भरहुत और सांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गांधार कला के ही उदाहरण हैं। सामान्यतः गांधार शैली की मूर्तियों का जो समय है वो पहली सदी ईस्वी से लेकर 4वीं सदी ईस्वी के मध्य माना जाता है, और गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। तो याद रखना है। अगला फैक्ट, इस कला में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई। देखिए एक क्वेश्चन भी आता है कि मूर्तियों के निर्माण में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति बनाई गई, ठीक है। तो आपको याद रखना, जो भारत मूर्तियों का निर्माण है उसमें सबसे पहले बुद्ध की ही मूर्तियों का निर्माण हुआ, और सबसे पहले इस कला में अगर बात करें तो बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी, और इसके निर्माण में सफ़ेद और काले रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो ये एक विशेषता भी होती, सफ़ेद और काले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है गांधार शैली में। और पहली बार जब गांधार शैली में किसकी मूर्तियाँ बनाई गई थी, भगवान बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी, ठीक है। और इसमें जो है सफ़ेद और काले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। गांधार कला को महायान धर्म के विकास से प्रोत्साहन मिला था। इस शैली के शिल्पियों द्वारा वास्तविकता पर कम ध्यान देते हुए बाह्य सौंदर्य को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया था, यानी मूर्ति को कितना अट्रैक्टिव बनाया जा सके, कितना सुंदर बनाया जा सके, गांधार शैली में इसका विशेष प्रयास किया गया था। और शायद यही रीज़न था कि इस कला में जो मूर्तियाँ बनती थी उनकी जितनी भी मांसपेशियाँ हैं वो स्पष्ट झलकती थी, और इतना नहीं, आकर्षक वस्त्रों की जो सलवटें हैं वो भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस शैली में उच्च कोटि की नक्काशी का प्रयोग करते हुए प्रेम, करुणा, वात्सल आदि विभिन्न भावनाओं और अलंकारिता का सुंदर सम्मिश्रण प्रस्तुत किया गया है, और इस शैली में आभूषण का प्रदर्शन अधिक किया गया है। इसमें सिर के बाल पीछे की ओर मोड़कर एक जुड़ा बना दिया गया है, जिसमें मूर्तियां भव्य और सजीव लगती हैं। तो कुल मिला के गांधार शैली में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ वो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर हुई हैं। तो दोस्तों ये आज का प्रैक्टिस सेट था। जल्दी से हम रिवीजन इसको कर लेते हैं। शिवालिक की पश्चिमी सीमा कौन सी है? तो शिवालिक की पश्चिमी सीमा जो है पोटावर बेसिन है। और अगला
केवल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हिमालय किस भाग का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी नेपाल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। कौन सी नदी अरावली से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, साबरमती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा ढालू पहाड़ी किस फसल के उगाने के लिए आदर्श होगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर, चाय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो उपरोक्त में कहीं नहीं हुआ है, ऑप्शन डी राइट आंसर। और कनिष्क के समय में मूर्तिकला की कौन सी शैली का विकास हुआ है? तो कनिष्क समय में मूर्तिकला की गांधार शैली का विकास हुआ है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये आज का प्रैक्टिस सेट था। और दोस्तों आपको हमारा प्रयास कैसा लगा प्रैक्टिस सेट का, आप कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कहीं पर कोई कमी इंगित होती तो उसे भी आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से हमें या व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइएगा, जिससे कि आवश्यक सुधार उसमें किया जा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।